सरसों के खेत के बीच राज मंडोलिन बजा रहा है, या फिर सिमरन डेस्परेटली भागती है एक ट्रेन के पीछे उसे पकड़ने के लिए। ये सीन्स आज भी आइकॉनिक है। हम सब जो 90s के टीन्स और यंग जनरेशन है, उस केमिकल लोचा को कैसे भूल पाए जो इस फिल्म को देखने के बाद फील हुआ था। और इसी के वजह से DDLJ कई सारे माइलस्टोन सेट कर गए, जैसे 10 फिल्म फेयर अवार्ड जीतना, बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड, या फिर 2 बिलियन रुपीस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और इस फिल्म उन 3 हिंदी फिल्मों में से एक है जिसे 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई रेफरेंस बुक में मेंशन किया गया है। ये सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्म भी है इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में। एज ऑफ अक्टूबर 2022 मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में इसे आज भी दिखाया जा रहा है, फिल्म रिलीज के 25 साल बाद भी। इस फिल्म की माइंड ब्लोइंग स्टोरी और उतना ही इंटरेस्टिंग सारे फैक्ट्स हमें सबको पता है, इसलिए वो हमारे इस वीडियो के सब्जेक्ट नहीं है। हम इस वीडियो को 2 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें पहला हिस्सा में हम बातें करेंगे उन सारे रीजंस के बारे में जिसके कारण DDLJ इतनी पॉपुलर एक फिल्म बनी, और सेकेंड पार्ट में बातें करेंगे उन सारे छोटे छोटे इश्यूज के बारे में जो इस फिल्म में है, पर जो हम सब इस फिल्म की ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग के वजह से ओवरलुक कर जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। DDLJ एक सिंपल रोमांटिक फिल्म से कुछ ज़्यादा है। ये एक रोड फिल्म और ट्रैवल फिल्म भी है। फिल्म की शुरुआत होते हैं लंदन में। शुरू के कुछ सीन्स के शूटिंग भी वही होते हैं। फिर राज और सिमरन के साथ हम व्यूअर्स भी एक ब्यूटीफुल यूरोप टूर में चलते हैं। ये यूरोपियन जर्नी सीन्स और गाने मेनली स्विट्जरलैंड के कुछ ब्यूटीफुल लोकेशंस में शूट किए गए थे, और इसके लिए फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने में कुछ अलग सा ही मज़ा आते हैं हमें। फिल्म के सेकेंड हाफ का विजुअल बैकड्रॉप कॉम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं फर्स्ट हाफ से। अब सेकेंड हाफ में हम व्यूअर्स आ जाते हैं हरियाणा के मीलों तक फैले हुए सरसों के खेत पर। इसलिए ये फिल्म हर एक इंडियन के अंदर सोते हुए ट्रैवलर को जगा देते हैं। यहाँ एक बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा, 90s में जब इंटरनेट और यूट्यूब इतना पॉपुलर नहीं थे इंडिया में, उस टाइम इतने सारे इंटरनेशनल लोकेशंस को सामने से देखना या फिर वर्चुअली वहाँ के टूर में पार्टिसिपेट करना एक बहुत ही बड़ी बात थी, और ये ही पॉइंट एक की रोल प्ले किए उस फिल्म को इतना सक्सेसफुल बनाने में। फिल्म में टोटल 7 गाने हैं, ऑल कॉम्पोज्ड बाय जतिन ललित। इन सारे गाने फिल्म रिलीज के बहुत पहले ही पॉपुलर हो गए थे, और इसका साउंड ट्रैक उस ईयर के बेस्ट सेलिंग साउंड ट्रैक थे। HMV 12 मिलियन ऑफिशियल यूनिट सेल किए, जिसमें से 1 मिलियन से ज़्यादा फिल्म रिलीज के पहले हो चुके थे। इन गानों के पॉपुलैरिटी भी थे इस फिल्म के सक्सेस के पीछे। फिल्म के स्क्रीन प्ले इंटेलिजेंट और टाइट भी थे, जो व्यूअर्स को एंगेज करके रखते हैं फिल्म के एंड तक। अगर केयरफुली देखा जाए तो फिल्म मेकर्स ने 2 स्टोरीज को इस एक फिल्म में सुनाते हैं। फिल्म के फर्स्ट हाफ में राज और सिमरन के फैमिली का डिफरेंट मॉरल वैल्यूज को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे से एकदम अलग है, और इसे देखते देखते हम ये सोचने लगते हैं जब इन दोनों में प्यार हो जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एंड दैट क्रिएट्स एन इनिशियल इंटरेस्ट टू द व्यूअर्स अबाउट दिस फिल्म। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट हाफ के रिमेनिंग पार्ट में हम देखते हैं कैसे राज और सिमरन एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं, एंड इसी पॉइंट पे हम क्यूरियस हो जाते हैं सेकेंड हाफ में ये देखने के लिए कि कैसे राज सिमरन के फैमिली का दिल जीतेगा, स्पेशली कैसे सिमरन के फादर का विश्वास जीतेगा, जिनके साथ राज का कुछ इश्यूज पहले से हो जाते हैं जब वो दोनों एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। फिल्म के इस 2 हाफ्स को एक साथ बांध देते हैं एक ब्यूटीफुली शॉर्ट मोन्ताज सॉन्ग, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया। इस फिल्म के सारे कैरेक्टर्स में देश के लिए प्यार और स्ट्रॉन्ग कल्चरल बिलीव्स को दिखाया जाता है। शुरू से ही हम देखते हैं बलदेव सिंह लंदन में रहते हुए भी अपने देश, अपने स्टेट पंजाब को मिस करते हैं। वो बहुत खुश हो जाते हैं जब उन्हें पंजाब से अपने दोस्त का लेटर मिलते हैं। तब राज के फादर धर्मवीर मल्होत्रा भी खुश हो जाते हैं जब वो राज को ढूंढते हुए इंडिया पहुंचते हैं। सिमरन
राज से प्यार करते हुए भी ये कहती है उनके खुशी के लिए एक छोटी सी कुर्बानी दे सकती हूँ। और राज एपरेंटली एक रेकलेस और अनरूली लड़का है जो अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। वो भी सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लेते। जब यूरोप टूर में सिमरन रैंक हो जाती है तब मैं एक हिंदुस्तानी लड़का हूँ और जानता हूँ हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत क्या होती है। ये इनोसेंस जो राज और सिमरन के प्यार में दिखाया जाता फिल्म में एक की पॉइंट है और एक प्योरिटी, एक शुद्धता के मैसेज देते हैं फिल्म ऑडियंसेस को, जिसे व्यूअर्स पसंद भी करते हैं। फिल्म में बच्चों को बड़ों के बातों का इज्जत करना भी दिखाया जाता है। सिमरन के कहने पर भी राज उसके साथ घर से भागने के लिए मना कर देते हैं। वो उसके पेरेंट्स के कॉन्सेंट के बगैर उनसे शादी नहीं करना चाहते थे। इस फिल्म एक क्लासिक फेयरी टेल है, एक मॉडर्न डे प्रिंस और एक इंडियन गर्ल नेक्स्ट डोर की। ये फिल्म यूनिकली एस्पिरेशनल, फॉरवर्ड लुकिंग के साथ साथ ट्रेडिशनल भी है। यहाँ हम एक लड़की से मिलते हैं जो यूरोप में बैकपैकिंग भी करती है और उसके साथ साथ करवा चौथ का पालन भी करती है। एक लड़के को देखते हैं जो अपने पापा के लाड प्यार से थोड़ा बिगड़ा हुआ है, दुकान से बियर चुराते हैं, पर इसके साथ साथ जिस लड़की को वो प्यार करते हैं उसकी फादर से उसकी हाथ भी मांगते हैं पूरी इज्जत के साथ। द परफॉर्मेंस एंड द ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बिटवीन एसआरके एंड काजल वेंट टू अ डिफरेंट लीग। राज और सिमरन दोनों के कैरेक्टर के ही खुद के डायमेंशंस है, चाहे वो राज का इनोसेंस हो या फिर सिमरन के ऊपर उसके फैमिली वैल्यूज़ को फॉलो करने का प्रेशर हो। दोनों को अपनी तरह से फिल्म में पोर्ट्रे किया गया है। उन लोगों के फीलिंग्स, इमोशंस, फ्रस्ट्रेशन, फेल्यूर्स और फाइनल विन इतना ज़बरदस्त था जो उस वक्त के टीन्स एंड यंग जनरेशन में कुछ ही समय में स्प्रेड हो गए। नो डाउट दैट इट्स अ ग्रेट फिल्म, बट इस फिल्म के भी कुछ फ्लॉज हैं। थैंकफुली एट दैट टाइम देयर वर नॉट इनफ इंटरनेट क्रिटिक्स टू फाइंड देम आउट। बलदेव सिंह के पैट्रियार्कल आउटलुक उनके फैमिली के लिए कभी कभी सफोकेटिंग हो जाते हैं। फिल्म में कई सारे सीन्स में इसका एविडेंस भी है। जैसे हम देखते हैं सिमरन, छुटकी और उसके माँ एक इंग्लिश म्यूज़िक के साथ डांस करते हैं घर में, और जिस वक्त बलदेव सिंह आ जाते हैं उन्होंने वो गाना स्टॉप करके एक ओल्ड एंड स्लो हिंदी गाना स्टार्ट कर देते हैं। बलदेव सिंह के हिसाब से जब भी किसी लड़की के माँ बाप उसकी शादी के बारे में बातें करते हैं उसको शर्माना चाहिए। और आखिर में जब एक लड़की अपने फैमिली के ट्रेडिशनल पैट्रियार्की के प्रेशर में ट्रैप्ड हो जाते हैं उस वक्त उसे एक लड़के के सहारे की ज़रूरत होती है जो उससे प्यार भी करेगा और उसको इस स्ट्रैंगलिंग सिचुएशन से बाहर भी लेके जाएगा। पूरे फिल्म में सिमरन कभी भी अपनी वॉइस को रेज नहीं करती है और अपनी डिज़ायर्स के बारे में बोलती भी नहीं है। वो हर वक्त अपने पापा के बातों को मानती है। इवन उनके कहने पर एक ऐसी आदमी से शादी करने के लिए तैयार भी हो जाती है जिसे वो कभी मिली तक नहीं। फिल्म के सेकेंड हाफ में सिमरन अपनी माँ से कहती है कि वो अपने पापा के बातों का रेस्पेक्ट करते हुए अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर देगी। एंड इवन व्हेन राज अराइव्स तब ये उसका अकेले का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं उन दोनों के शादी को फिक्स करने का। और वो बात राज और बलदेव सिंह के बीच एक मॉरल एंड साइकोलॉजिकल बैटल बन के रह जाते हैं। जो जीतेगा सिमरन उसके। Although this can be a creative choice of the makers, but in this 21st century, we don't understand why Simran never protested this dominating presence of his father. अब आते हैं पहले बताए गए एक सीन में जहां राज बोलते हैं, मैं जानता हूं कि एक हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत क्या होती है। कॉन्सिडरिंग द सिचुएशन जहां ये बोला जाता है, एक बिग क्वेश्चन आते हैं मन में, व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत एंड हाउ इट वेरीज व्हेन द कंट्री और नेशनलिटी गेट्स चेंज्ड। क्या ऐसी कोई कंपैरिजन होना सही है हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत और अमेरिकन लड़की की इज्जत में? वेल, shouldn't it be same everywhere? It has nothing to do with losing the virginity as this scene suggests. Well, we can only say बड़ी-बड़ी पिक्चर में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती है। Jokes apart,
वी ट्रूली बिलीव DDLJ सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म नहीं, एक मास्टरपीस है. It would remain deeply rooted in our hearts as long as we live. Please let us know your views in the comment section. We shall see you in the next video. Thanks for your time.